हेलो फ्रेंड्स, आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज चलिए फटाफट 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और यदि आप इस 50 प्रश्नों को रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कल की परीक्षा आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं इकोनॉमिक्स के इस मॉडल सेट को जो 50 प्रश्नों का संकलन है। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, तो कितने वर्ष में की जाती है? हर 10 वर्ष में की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, माध्यिका आंकड़ों को बराबर भागों में बांटती है, तो माध्यिका जो होती है आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट देती है। फिर अगला है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गणनाकार बोलते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात करें। वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, तो हमको वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात करना होता तो हम क्या करेंगे? वर्ग अंतराल को जोड़ करके यानी उसका औसत निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसके बटे 2 कर देंगे तो हो जाएगा ये 150/2 बराबर आपका आ जाएगा 75। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर 5 क्वेश्चन है, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं। तो जो मूल रूप से संकलित समंक होते हैं उसको हम प्राइमरी या प्राथमिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। और ये जो आंकड़ा है देखिए यहाँ दिया हुआ है 24, 30, 64, 50, 34 एंड 72। तो इनका जब हम विस्तार गुणांक ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है। 7 क्वेश्चन, समांतर माध्य का सूत्र है। तो जो समांतर माध्य का सूत्र है ये आप जानते ही हैं। सिग्मा x/n। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो हम जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। बाकी सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स? तो आप ये जानते ही होंगे, गॉटफ्राइड एचेनवाल, जो जर्मन गणितज्ञ थे। फिर अगला प्रश्न है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं विक्षेप चित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? ठीक है, तो जो कोई भी ग्राफ पेपर होता है उसमें 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, श्रेणी का n/4वां पद है। तो ये जो श्रेणी का n/4वां पद है वो क्या हो जाएगा? आपका प्रथम चतुर्थांक हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर अगला प्रश्न है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो समग्र के एक छोटे से भाग को निदर्श या प्रतिदर्श कहते हैं, सैंपल। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा चर खंडित है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर है 16वां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की? तो हो जाएगा वो अल्फ्रेड मार्शल। आप जानते ही हैं अल्फ्रेड मार्शल, बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं। 17वां प्रश्न है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया को कहते हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। तो जो एक श्रेष्ठ प्रश्नावली होगी उसमें सरलता, प्रश्नों का उचितकरण, प्रश्नों की सीमित संख्या, ये सभी गुण उनमें होने चाहिए। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? तो ये जो है बाउले का कथन है। ठीक है।
20वां प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो डेटा दिया हुआ है, उससे आपको समांतर माध्य निकालना है। तो जब आप इसको समांतर माध्य के फार्मूले पर सेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 18। वही सिग्मा एक्स अपान एन जो होता है उस फार्मूले पर आप लगाएंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है। 21वां प्रश्न है जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग को हम लोग समावेशी बोलते हैं, यानी इसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा जो है, जो इसकी ऊपरी सीमा होती है वो अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है। 22वां प्रश्न है यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्य x बराबर 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या है बहुलक ज्ञात करने का। इसको आप इस तरीके से इस फार्मूले से सेट कर सकते हैं कि बहुलक z बराबर 3 माध्यिका होता है, 3 माध्यिका बराबर 2 समांतर माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2x। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो आप इस फार्मूले पर इसको सेट करेंगे तो जो इसका उत्तर आ जाएगा 15.6। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 15.6। 23वां प्रश्न है निर्देशांक के प्रकार हैं। तो जो निर्देशांक हैं उपभोक्ता मूल्य के निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, यानी ये जो सभी ऑप्शन है ये सही है। 24वां प्रश्न है वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है, तोरण चित्र। ठीक है, ओजाइव। 25वां और महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है। तो ये बहुत सारे मॉडल पेपरों में भी आया हुआ है, ये जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, फिर अब सेक्शन बी से हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें से नकद फसल कौन है, तो नकदी फसल इसमें कौन सा है, तो कपास जो है कॉटन है वो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक को हम लोग IBRD के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्सिलिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, हो सकता है इसका पूरा नाम पूछते। 28वां प्रश्न है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनिवेश। जब सरकार सरकारी कंपनी के कुछ हिस्सों को निजी व्यक्तियों के हाथे में बेच देती है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। तो जो मानव पूंजी निर्माण है उसमें जो बाधा है वो बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर, यानी इसका जो सटीक आंसर है वो डी है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। तो जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं वो है वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत, यानी इसके दोनों हो जाएंगे ए और बी दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। तो जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो जो लघु एवं कुटीर उद्योग है उसको हम लोग जानते हैं हथकरघा के नाम से, हैंडलूम। ठीक है, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर रट लें। क्वेश्चन नंबर 33 गरीबी रेखा का संबंध है। तो जो गरीबी रेखा का संबंध है वो है निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से है। फिर 34वां प्रश्न है कृषि साख के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो जो कृषि साख है उसका गैर संस्थागत स्रोत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा महाजन ट्रेडर्स। ये गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 35 आधारित संरचना के 2 प्रकार कौन सा है। तो जो आधारित संरचना है उसका 2 प्रकार है, सामाजिक एवं आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक। प्रश्न संख्या 36 CFC का पूर्ण रूप है। तो जो CFC का पूर्ण रूप है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि है
2012 से 2017। फिर 38वां प्रश्न है कृषि साख के साधन है। तो जो कृषि साख है उसका साधन है भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, यानी इसका जो सटीक आंसर है वो है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों का अनुपात में अधिक है। तो निर्धनता रेखा से नीचे जो रहने वालों का अनुपात है वो भारत में अधिक है, वनस्पत चीन, रूस और यूएसए के। प्रश्न संख्या 40 नवरत्न क्या है। तो जो नवरत्न है ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। 41वां प्रश्न है एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता है उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। प्रश्न संख्या 42 चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था। तो जो चिपको आंदोलन था उसका उद्देश्य था हिमालय के वनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है 43 किस देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं। तो किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 नरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है। तो जो नरेगा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें कुल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी की बात कही गई है। ठीक है। तो ये जो नरेगा है अब ये मनरेगा के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। अब 45वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वन उन्मूलन का परिणाम है। तो जो वन उन्मूलन है उसका परिणाम क्या हो रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है, जैव विविधता हो रहा है, जैव विविधता का क्षरण है और भूमि अवनति है। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी दूषित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 है मानव पूंजी में सम्मिलित हैं। मानव पूंजी में श्रमिक और उद्यमी दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। फिर 47वां प्रश्न है SHG एक है। क्या है SHG। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रश्न संख्या 48 निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो जो निर्माणी क्षेत्र होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है तो उसको हम लोग HDI बोलते हैं। HDI का जो पूरा नाम है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो आप इसको याद रखेंगे, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल जो है इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसको देखते हुए मैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को लेकर के आया हूँ, जिसको आप यदि पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको कल के पेपर में मिलने वाले हैं। तो आपने वीडियो को देखा हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है। तो आप जानते ही होंगे, आसान प्रश्न है ये, जो है चाइना में सबसे अधिक है।